लेवल 2 ट्रेनिंग सीजन 3 की हर क्लास की शुरुआत हम त्रिपदी वंदना के साथ करते हैं। तो आज भी हम अपनी इस क्लास की शुरुआत त्रिपदी वंदना से करेंगे। आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू कि आप सबके हाथ आनंद केंद्र के सामने जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सचम। अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस क्लास से जुड़े हुए सभी परीक्षा साधक, मेरे पूरे लेवल 2 परिवार और सभी परीक्षा प्रशिक्षक और हमारा उच्च मार्गदर्शन करने वाले मोदी जी सर को मेरा प्रणाम। आई होप यू ऑल आर स्टेइंग सेफ। तो जैसे मन को हल्का करने के लिए ध्यान, वैसे ही तन को हल्का करने के लिए योगाभ्यास। तो आज हम सब मिलकर योगासना करेंगे, जिसके लिए हमको हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से विमल जी सर। तो हम अपने प्रैक्टिकल सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विमल जी सर, हम सब जानते हैं कि एक बहुत ही कुशल प्रेक्षा ध्यान लेवल 2 ट्रेनर है। आप प्रेक्षा ध्यान के यूट्यूब लेवल पर यूट्यूब चैनल पर 7 से 8 एवरीडे योगाभ्यास करवाते हैं और प्रेक्षा मेडिटेशन के एमए के प्रशिक्षण का कार्य में भी आप संलग्न हैं। तो चलिए अपने प्रैक्टिकल सेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। आपको आई होप आप सबकी मैथ्स रेडी है। सो ओवर टू यू विमल सर। ओम अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। जैसा कि आज हम लेवल 2 के अपने सिलेबस के जो बैठे हुए आसन और कुछ लेट कर आसन और कुछ प्राणायाम, इस क्रम में हम आज के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला जो आसन है बैठकर करने वाला, वो है बद्ध पद्मासन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि पद्मासन के बाद में अपना शरीर एक प्रकार से बंधी हुई स्थिति में आ जाता है, तो इसलिए इसका नाम है बद्ध पद्मासन। सावधानी के लिए जिनके जोड़ों में दर्द है, जिनके जोड़ों में ज्यादा दर्द है, तो उन लोगों को इस आसन को करने से बचना चाहिए। आइए शुरू करते हैं इस आसन को। जो इसकी विधि है, दोनों पैरों को सीधा करने के बाद में पहले पद्मासन लगाते हैं। पद्मासन की क्रियाएं अगर उससे पहले करने का मौका मिल जाए तो और अच्छा है, ताकि पद्मासन सुगमता से लग सके। और उसके बाद में पद्मासन का क्रम है, जितना इस पैर के पंजे को ऊपर की तरफ रख सके, यानी जंघा के ऊपर की तरफ, उतना ही उपयोगी रहेगा। उसके बाद में दूसरे पैर को भी इसी प्रकार, ये पद्मासन की स्थिति। एड़ियां जो है हमारे पेट से छू जाए, इस प्रकार के क्रम में ये हमारा पद्मासन लग गया। अब बाएं हाथ को पीठ के पीछे से ले जाते हुए और दाईं बगल से निकालते हुए और बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे इस प्रकार। और इसी प्रकार दूसरा हाथ, यानी उसको भी पीछे से ले जाकर एक क्रम रहेगा ऐसे, और दूसरे हाथ को भी इसी क्रम में इस प्रकार पकड़ेंगे। इस स्थिति में श्वास भरकर और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए थोड़ा रुकने का प्रयास करेंगे, यानी कुंभ की स्थिति में रुकने का प्रयास करेंगे। जितना अभ्यास अपना होता है, यानी यथाशक्ति क्षमता अनुसार रुकने का क्रम। इस आसन से हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी रहती है। इसके साथ ही पेट और छाती की मसल्स मजबूत होती है। धीरे धीरे इस क्रम को छोड़कर और वापस पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। शरीर के जोड़ों का लचीलापन बढ़ता है, जिससे
शरीर जो है वो समृद्ध बनता है। पैरों को वापस एक बार सीधा करके थोड़ा सा मूव कर ले ताकि अगले आसनों के लिए तैयार हो जाए। अगला आसन भी वैसे हमारा पद्मासन की स्थिति का ही था। पद्मासन, अगला आसन जो है उत्थित पद्मासन। पद्मासन की स्थिति में शरीर ऊपर की ओर उठता है, इसलिए इसका नाम है उत्थित पद्मासन। दोनों हथेलियों को पार्श्व में रखने के बाद में शरीर को इसी स्थिति में ऊपर उठाना है, पूरा शरीर इस प्रकार। जितना हम ऊपर उठ सकते हैं उठे। हाथों पर पूरा बल आने से हाथ की मांसपेशियां मजबूत बनती है, हृदय भी मजबूत बनता है। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए और नीचे रखेंगे शरीर को। फिर से एक बार सांस को भरते हुए शरीर को हाथों के बल पर ऊपर उठाना और जितनी देर उस स्थिति में रुकते हैं सांस को रोके रखना, कुंभक की स्थिति में रहना और सांस को छोड़ते हुए वापस आना है। एक बार और अभ्यास करेंगे इसका। सांस भरते हुए ऊपर और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे रिलैक्स। अगला जो क्रम हमारा रहेगा सुप्त वज्रासन। वज्रासन की स्थिति में पीछे की ओर लेटना, इसलिए इसका नाम है सुप्त वज्रासन। वज्रासन लगाते समय ये ध्यान रखना हमने कि हमारे पैर के अंगूठे जो है आपस में स्पर्श करे या ओवरलैप हो जाए और उसके बाद में जो एड़ियां है वो बाहर की तरफ रहे, यानी हम बीच में बैठे थे। इस स्थिति में धीरे धीरे कोहनियों को जमीन पर रखकर और पीछे की ओर लेटने का काम करना है। पर ध्यान रखें जिनके घुटनों में दर्द रहता है, असहनीय होता है, उन लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए। या कोई पेट की, हार्ट की कोई सर्जरी भी है, उनको भी आसन नहीं करना चाहिए। बाकी सब कर सकेंगे। धीरे धीरे लेटने के क्रम में आना है, हथेली रखना, कोहनी रखना और अपनी गर्दन को पूरा तनाव देते हुए, यानी चोटी का जो स्थान है उसको जमीन पर रखना है। इस पर ध्यान रखना। दोनों हथेलियों को जंघाओं पर रखना, स्थापित कर देना इस प्रकार। कंठ का जो स्थान है पूरा तनाव की स्थिति में रहेगा। इस आसन से घुटने अपनी और जंघाएं मजबूत बनती है, पाचन तंत्र मजबूत बनता है, फेफड़ों का विस्तार होता है जिससे प्राणवायु ग्रहण करने की हमारी क्षमता बढ़ती है, कंठ के दोष दूर होते हैं, स्मरण शक्ति का विकास होता है, रक्त की शुद्धि होती है जिससे चेहरे की आभा प्रकट होती है। धीरे धीरे वापस कोहनी का सहारा लेकर और बैठने की स्थिति में आना है। अगला आसन रहेगा हमारा पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैरों को सीधे आगे की ओर फैलाएंगे। इस आसन को भी जिनको लंबे समय तक कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन की लंबे समय से प्रॉब्लम है, उन लोगों को यह आसन यानी पश्चिमोत्तानासन ज्यादा नहीं करना चाहिए। या जिनको पेट में सर्जरी हुई है, हार्ट की जिनको प्रॉब्लम है, उनको भी यह आसन नहीं करना चाहिए। दोनों हाथों को घुटने पर रखने के बाद सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, शरीर को थोड़ा सा खींच लेना है इस स्थिति में, यानी अगले क्रम की तैयारी के लिए। और ये ध्यान रखना है फॉरवर्ड बेंडिंग है। फॉरवर्ड बेंडिंग में पेट के हिस्से को और यानी शरीर को जो कमर से ऊपर का हिस्सा ऊपर की ओर तानते रखते हुए पेट के हिस्से को पहले अपने जंघाओं से लगाने का प्रयास करना, फिर छाती लगे, फिर घुटना लगे। कई बार हम इस प्रकार की स्थिति यानी रीढ़ की हड्डी को ऐसे यहीं से बीच में से मोड़ते हुए ये स्थिति बना लेते हैं। ये स्थिति फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए बिल्कुल करते ही अच्छी नहीं है। इसलिए फॉरवर्ड बेंडिंग जब भी हो तो शरीर को ऊपर की ओर ताने रखते हुए
और ये जो रीढ़ की हड्डी में कर्व बनता है उसको मेंटेन रखते हुए और आगे झुकना चाहिए। प्रयास ये रहना चाहिए जैसे ऐसे महसूस हो कि हमें पहले पेट लगाना है, फिर छाती लगाना है और फिर जो है गर्दन मोड़कर और घुटने की तरफ लाना है। तो इस क्रम में पहले दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे। उठाने के बाद में पूरे शरीर को खींच लेंगे ऊपर। खींची हुई स्थिति में ही आगे ये भी ध्यान रखना अपनी बाजुएं जो लगातार कान से लगी रहे, इनको पहले नीचे नहीं आने देना। अगर पहले नीचे आ जाती है तो फिर कमर के बीच से मुड़ने का क्रम बन जाता है, इसलिए उनको खींच कर रखें, टांग कर रखें। दोनों पैरों को पकड़ लेना है। दोनों पैरों को पकड़ने के बाद में फाइनली जब लगे कि और नहीं झुका जाता है तो गर्दन को नीचे कर लें। फिर गर्दन पहले उठाएं और हाथों को वैसे ही ऊपर करते हुए और वापस ऊपर आ जाए। रिलैक्स। पैरों में बहुत अच्छा खिंचाव होने से पैर की मालिश हो जाती है, पैरों के विकार दर्द दूर होते हैं। पेट पूरा मुड़ता है, उससे पेट के आंतरिक अवयव की मालिश होती है और पाचन तंत्र जो है समृद्ध बनता है, जिससे पाचन की क्रिया जो है वो जल्दी हो पाती है। इसके साथ कंधों का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द दूर होता है, रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बढ़ता है और चेहरे की तरफ ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होने से और मस्तिष्क की तरफ ज्यादा होने से मस्तिष्क के विकार दूर होते हैं, स्मरण शक्ति बढ़ती है और चेहरे की आभा प्रकट होती है। ये था अपना पश्चिमोत्तानासन। अब करते हैं मार्जरी आसन। मार्जरी आसन में इस प्रकार की स्थिति बनेगी। दोनों घुटनों के मध्य में कंधे की जितनी दूरी है उतना अंतर है और कंधों की सीध में दोनों हथेलियों को अंगुलियां उठा मिली हुई रख देते हैं। रखने के बाद एक प्रकार से चौपाई की तरह बन गए हम। अब श्वास को भरते हुए और छाती के भाग को नीचे की तरफ दबाएंगे, साथ ही ये अपने हिप्स और ये यानी शरीर के जो किनारे हैं, हिप्स और सिर को ऊपर उठाएंगे इस प्रकार श्वास को भरते हुए और श्वास को छोड़ते हुए कमर के बीच के हिस्से को ऊपर उठाते हुए ठुड्डी को सीने से लगाएंगे और नितंब को नीचे करेंगे। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। प्रारंभ में गति को बिल्कुल ठीक रखें, कम रखें ताकि स्थितियां ठीक बन जाए। उसके बाद में जब स्थितियां ठीक बनने लगे तो धीरे धीरे थोड़ी गति बढ़ा दें। पूरी एकाग्रता जो रीढ़ की हड्डी पर रखना है, जहां हम देख रहे हैं कि एक एक वर्टिब्रा का व्यायाम हो रहा है, इसकी मालिश हो रही है। पूरा ऊपर ले जाएं, ऊपर देखने का प्रयास करें गर्दन उठाकर और इस स्थिति में पूरा जैसे जलंधर बल लगाते हैं नीचे। अब धीरे धीरे थोड़ी गति बढ़ा दें। रीढ़ की हड्डी की का बहुत अच्छा व्यायाम, लचीलापन बढ़ता है, बहुत अच्छा उनका व्यायाम होता है। एक ये वर्टिब्रा जो है समृद्ध होती है, मेरुदंड के विकार दूर होते हैं। विश्राम। अगला आसन जो रहेगा वो है सिंहासन। सिंहासन में जैसे वज्रासन में बैठते हैं, वज्रासन में बैठने के बाद दोनों पैरों को फैला लेंगे, पूरा फैला लेंगे। हाथों की हथेलियों को जमीन पर रखना है, मगर हथेलियों की उंगलियां अपने शरीर की तरफ रहे, इस प्रकार की स्थिति में रहे। इस प्रकार की स्थिति के बाद में श्वास को पूरा भरने के बाद और खाली करते हुए पूरे मुंह को खोलना और ऊपर गर्दन को ऊपर उठाकर और अपने जहां पर दर्शन केंद्र है दोनों भुवों के बीच में देखने का क्रम रखते हुए पूरे जिह्वा को बाहर निकालते हुए आंखों को फाड़ते हुए और हा शेर की तरह जैसे दहाड़ते हैं, उस क्रम में दहाड़ करना है। चलिए इस स्थिति में आने के बाद श्वास भरे,
एक बार और इस क्रम को दोहरा सकते हैं। पूरा सांस भरना है, फेफड़ों को भर लेना है प्राणवायु से, और उसके बाद में गर्दन को ऊपर उठाकर और पूरा मुंह खोलकर, पूरी आंखें खोलकर दृष्टि को दर्शन के दोनों भौं के बीच में रखते हुए और आ की आवाज यानी सेब की तरह दहाड़ करना। फिर से एक बार, इस आसन से हमारे कंठ के दोष दूर होते हैं, आवाज जो है वो मधुर होती है, और उसके अतिरिक्त जब चेहरे की मसल्स पर खिंचाव आता है तो उनकी भी बहुत अच्छी मालिश होती है, जिससे युवावस्था बनी रहती है, यानी जो झुर्रियां आती है वो नहीं आती, और आंखों की ज्योति ये भी बढ़ती है। अगला क्रम जो है अपना रहेगा लेट कर आसन है। इससे पहले गोदोहिक आसन, एक आसन और रहता है अपना गोदोहिक आसन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गाय को दूहने पर जो स्थिति हमारे शरीर की बनती है उस प्रकार का पोस्चर जब बनता है, इसलिए इस आसन को कहते हैं गोदोहिक आसन। और इस आसन की विशेषता यही है कि शरीर का बहुत कम हिस्सा जो है वो जमीन से लगा रहता है। जैसे अभी बैठे हैं तो इस स्थिति में केवल पैर के पंजों का अग्रभाग यानी उंगलियां जो है वो लगी हुई है। तो इस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण का जो शरीर पर प्रभाव है बहुत कम रहता है, और उस स्थिति में शरीर के तनाव जो है वो दूर होते हैं और आसक्ति जो है वो खत्म होती है। यानी जो पकड़ होती है हमारी किसी के प्रति वो बिल्कुल छूट सी गई, एकदम थोड़ा सा स्पर्श खाली हम जमीन को किए हुए हैं, उस स्थिति में आसक्ति भी छूटती है। और अगले पंजों के बल होने से एक प्रकार से हमारी प्राण ऊर्जा का जो अवरोध है किसी प्रकार का शरीर के अंदर वो खत्म होता है। घुटने, जंघाएं, रीढ़ की हड्डी, इनको भी बल मिलता है। तो ये स्थिति हमारी इस प्रकार की रही, घुटने पर हाथ रखे हुए अंगूठे अंदर रहेंगे। जैसे गाय धोने का क्रम होता है तो उंगलियां और जो अपना अंगुष्ठ है उसके बीच में गाय के स्तंभ बीच में आते हैं, इस प्रकार का। तो पहले इस प्रकार की स्थिति बनाकर रुक सकते हैं। इस स्थिति में पूरी तरह से अभ्यास इसका हो जाने के बाद में गाय धोने का क्रम भी किया जा सकता है इस प्रकार, यानी एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर, और जैसे हम गाय धो रहे हैं इस प्रकार की स्थिति। ये आसन जो है, जैसे हम जानते हैं कि भगवान महावीर को जो केवल्य की प्राप्ति हुई वो इस आसन में हुई, यानी ये मानसिक शांति को देने वाला है, और आसक्ति हमारी जो पदार्थ, व्यक्ति, विचार के प्रति होती है उनको भी दूर करता है, और प्राण ऊर्जा को सक्रिय करता है। किसी प्रकार का अवरोध जो प्राण के प्रभाव में होता है उसको भी खत्म करता है। अगला क्रम जो है हमारा रहेगा हृदय स्तंभ आसन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हृदय को मजबूती देने वाला। तो पीठ के बल लेट जाने के बाद में शरीर का जो कमर से नीचे का हिस्सा है और कंधों से ऊपर का हिस्सा है, इन दोनों हिस्सों को हम 45 डिग्री बेंड करेंगे, उठाएंगे इस स्थिति में। और ये ध्यान रखना है जिनको हृदय रोग है, यानी थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है हृदय रोग का, और जिनको हाल में कोई हार्ट की सर्जरी हुई है या पेट की सर्जरी हुई है, उन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। और नीचे पर्याप्त मोटा आसन या मेट, कंबल जो भी है वो पर्याप्त मोटा रहे ताकि किसी प्रकार की रीढ़ की हड्डी को नुकसान ना हो। इस स्थिति में दोनों हाथों को ऊपर की ओर सांस को भरते हुए जाना है। अब 45 डिग्री दोनों ओर से, पैर भी और हाथ भी, मगर हाथ के साथ ध्यान रखना गर्दन भी उठाना है। तो अपनी बाजुएं जो लगातार कान से लगी हुई रहेगी इस स्थिति में, ये उठाना है 45 डिग्री, और अपने हृदय क्षेत्र को देखते रहने का प्रयास करना है। हृदय क्षेत्र दिखता है, ध्यान जो है चित्त जो है हृदय पर। इस स्थिति में जो ब्लड सर्कुलेशन है हृदय की तरफ ज्यादा होता है, कंधों का दर्द दूर होता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है, पाचन तंत्र भी मजबूत बनता है, गर्दन की नसें भी मजबूत बनती है। सांस को भरकर और दोनों पैरों और हाथों को ऊपर उठाना है
और श्वास को रुकी स्थिति में रुकना है। अगर और ज्यादा रुकना है तो फिर श्वास को सामान्य लेते रहे, छोड़ते रहे, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए और वापस जमीन की तरफ आ जाएंगे। विश्राम कायस्थ आधा मिनट का। यह आसन भी तनाव को दूर करता है। हृदय में पर्याप्त मात्रा में रक्त के प्रवाह होने से हृदय की समृद्धि बढ़ती है, हृदय के कोई विकार है वो दूर होते हैं, मजबूत बनता है। एंजाइटी जिनको है या एंजाइना है उनके लिए भी, या डिप्रेशन है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। विश्राम लेट कर करने वाले आसन से हैं। दो आसन और रहते हैं हमारे, नौकासन और धनुरासन। नौकासन में इससे विपरीत स्थिति है बिल्कुल, यानी पेट के बल लेटना है। अगला आसन हमारा नौकासन है, पेट के बल लेटना, नौका की स्थिति बन जाती है, इसलिए इस आसन को कहते हैं नौकासन। और जस्ट इससे हृदय आसन से विपरीत आसन है, और उसमें भी हृदय के जितने लाभ है वो सब मिलते हैं। इस स्थिति में दोनों हाथ ऊपर करने के बाद पेट के नाभि के आसपास के क्षेत्र के बल पर पूरे शरीर को ऊपर उठाना, इस प्रकार दोनों तरफ से। मगर ध्यान रखें, पैरों को घुटनों से मोड़ना नहीं है और पैरों को नीचे की तरफ खींचते हुए रहना है। इसी प्रकार हाथ को भी कोहनी से मोड़ना नहीं, हाथ को आगे की तरफ खींचते रहना है, और वो स्थिति रहेगी, यानी हमारी बाजू जो है वो कान से लगी हुई, और इस स्थिति में रुकना है, श्वास को भरकर इस स्थिति में रुकना है। यह आसन पैरों को मजबूत बनाता है, हाथों को मजबूत बनाता है, साथ ही जो अपनी नाभि है उसको भी व्यवस्थित करता है। दहन की जिसको प्रॉब्लम रहती है उनके लिए बहुत अच्छा है। पाचन तंत्र को मजबूत करता है, हृदय रोगों को दूर करता है। जितना ऊपर उठा सकते हैं उठा लेना है। लोअर बैक भी मजबूत बनता है, फेफड़े मजबूत बनते हैं, प्राणवायु ग्रहण करने की हमारी क्षमता बढ़ती है, रक्त की शुद्धि होती है। धीरे धीरे नीचे रिलैक्स, विश्राम, बाल आसन में विश्राम कर सकते हैं। आसन करने के बाद थोड़ा सा बार बार हमें रुकना चाहिए, विश्राम लेना चाहिए, ताकि हम आगे के आसनों की स्थितियां अच्छे तरीके से बना सकें, यानी उसकी हम तैयारी कर सकें। अगला आसन हमारा धनुरासन है। धनुरासन में दोनों हाथों को अपने शरीर के पास रखेंगे, इसमें जैसे धनुष की स्थिति बन जाती है, इसलिए इसको कहेंगे धनुरासन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ना है, घुटनों से मोड़ने के बाद टखनों को पकड़ लेना है, टखने या पैर के अंगुष्ठ पकड़ लें और पैरों को खोल लें। पैरों को खोलने के बाद में वही क्रम, यानी नाभि के आसपास पेट का जो क्षेत्र है उसके बल पर शरीर को ऊपर उठाना, जितना ऊपर उठा सकते हैं, और कंधों को फैलाना। इससे भी जंघाएं बहुत मजबूत बनती है, और उसके साथ ही पेट के आंतरिक अवयवों की मालिश होती है, मजबूत बनते हैं, नाभि व्यवस्थित होती है, फेफड़ों का विस्तार होता है, कंधों का दर्द दूर होता है, और साथ ही गर्दन के दोष दूर होते हैं। थायराइड पैराथाइड की भी मालिश होती है। जितना ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठा लें, और शरीर को खोल लें, बिल्कुल फैला लें। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे, और फिर से विश्राम। सहारे से और बैठने की स्थिति में आएंगे।
हल्का सा सहारा लेकर अगला जो हमारा क्रम रहेगा वो है प्राणायाम का। प्राणायाम में आज जो हम कर रहे हैं, पहला प्राणायाम शीतली। तो शीतली प्राणायाम जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि हमारे शरीर को एक प्रकार से शीतलता देने वाला, इसलिए शीतली प्राणायाम। इसका जो क्रम है करने का, पहले अपनी जिह्वा को रोल करना है, यानी किनारों से उठाकर और रोल करते हुए फिर होठों को भी गोल करना है। उसी स्थिति में सांस को खींचना है, जैसे इस प्रकार किया। इसी स्थिति में सांस को खींचना, शक करना है। और उसके बाद में पूरी तरह से सांस को भर लेने के बाद कपोलों को, गालों को, छाती, क्योंकि सांस भरा है हमने, इसके फूल, इसलिए फेफड़े भी फूले हुए हैं। और सम्यक सांस वही होता है जिसमें पेट भी फूलता है। तो तीनों स्थितियां, यानी कपोल, छाती और पेट फूली हुई स्थिति में, उसी स्थिति में सांस को कुंभक लगाकर, और जैसे ठुड्डी को चिन लोग से लगाएंगे तो जलंधर बन जाएगा, कुंभक लग जाएगा। उस स्थिति में जितनी देर सांस को रोक सकते हैं रोकना है, और जब लगे कि और नहीं रुकता तो ठुड्डी को ऊपर उठाकर और नाक से सांस को बाहर कर देना है। इसका नाम है शीतली प्राणायाम। ध्यान रखना है, सांस जो हमने भरा था मुंह से सांस को खींचते हुए, और पूरी क्रिया करने के बाद सांस को निकालने का जो क्रम है वो नाक से रहेगा। एक बार इसको अभ्यास करते हैं। कोई भी आसन जिसमें हम सहजता से बैठ सके उस आसन का चुनाव कर लें, और हाथों की भी कोई मुद्रा अतिरिक्त लाभ मिल जाएगा वो भी बना सकते हैं। उसके बाद में जिह्वा को रोल, होठों को गोल करते हुए सांस को भरना, पूरी तरह से लंबा गहरा सांस पूरा करते हुए भरना, और फिर ठुड्डी को सीने से या कंठ को और ऊपर लगाएंगे, कंठ से तो और अच्छा रहेगा। उस स्थिति में कुंभक की स्थिति में रोकना, जो सांस भरा उसको अंदर ही रोकना, जितनी देर क्षमता अनुसार रोक सकते हैं। शुरू करते हैं। जब लगे कि और नहीं रुकता है तो ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए, यानी जलंधर को खोलते हुए नाक से सांस को बाहर करते हैं। शीतली प्राणायाम, जैसा नाम से स्पष्ट है, शीतलता बढ़ाता है, यानी गर्मी की जो स्थिति है शरीर में वो कम होती है, शीतलता बढ़ती है। पित्त की प्रकृति जिनको है उनके लिए बहुत लाभदायक है, मगर सर्दी में ये नहीं करना चाहिए। मगर पित्त की प्रकृति जिनको है वो अपनी अनुकूलता के अनुसार सर्दी में भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। तो पित्त का शमन होता है, गर्मी का शमन होता है, और साथ ही जो प्यास लगती है उसका भी एक प्रकार से क्रम रहता है कि बनता है कि प्यास जो है सहन करने की क्षमता हमारी बढ़ती है। अगला जो प्राणायाम है वो शीतकारी, लगभग इसके जैसा ही है और लाभ भी लगभग समान ही है। शीतकारी की स्थिति जो है वो बदल जाएगी सांस भरने की। उसमें दोनों दांतों के मध्य में हल्का सा जो अपनी जिह्वा की टिप है इसको रखते हुए, यानी ऊपर से टिप को जब बल्कि दबाते हुए हल्का सा, और वो उस स्थिति में अपनी जिह्वा को रखेंगे, यानी अधर में रखेंगे एक प्रकार से, न तो नीचे जमी हुई न ऊपर लगी हुई, बल्कि दोनों दांतों के मध्य में हल्की सी दबा कर रखना, और उसी स्थिति में सांस को खींचना ऐसे। ये मुंह हमारा खुला रहेगा, दांतों के मध्य से हवा जाएगी, यानी जो अपनी जिह्वा पर जलकण है उनको छूते हुए जाएगी। तो एक स्थिति बनेगी कि सांस जो है वो ठंडी होकर अंदर जाएगी, शीतलता देने वाली होगी। ये भी पित्त की प्रकृति वालों को ज्यादा उपयोगी है, पित्त का शमन करता है और अंदर की जो गर्मी है उसको भी शांत करता है। इसमें मगर ये ध्यान रखना है, जैसे सांस लिया तुरंत तो
पूरी तरह से भर लेने के बाद में, और रुकने का क्रम नहीं करना है इसमें, नाक से धीरे से सांस को बाहर निकाल देना है। यानी सांस को मुंह से लेना है, मगर पूरी तरह से पूरा करने के बाद में तुरंत ही हमें नाक से सांस को रेचन करना है। एक बार करते हैं इस अभ्यास को भी। फिर से एक बार। सीधा रखना, निकालना नाक से मगर बिना रुके। शीतली प्राणायाम में हमने कुंभक भी किया था, और सांस को जितनी देर यानी यथाशक्ति रोक सकते रोका था, उसके बाद में सांस को निकाला नाक से ही था, मगर इसमें बिना रुके बिना कुंभक लगाए और सांस को बाहर करना। दोनों के लाभ भी लगभग एक जैसे हैं, यानी जिनकी पित्त की प्रकृति जो है उनके लिए ज्यादा लाभदायक है और पित्त का शमन करता है, और साथ ही जो शरीर के अंदर कई बार दाहता की स्थिति बन जाती है, गर्मी की स्थिति बन जाती है, उसको भी शांत करता है। अगला हमारा प्राणायाम जो है वो सूक्ष्म भस्त्रिका। भस्त्रिका का मतलब है एक प्रकार से जैसे विमल सर म्यूट हो गया है आपका। विमल सर। विमल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। तो फिर पेट पर झटका लगाते हैं, यानी फिर वो एक कपालभाति का क्रम बन जाता है। तो इसमें ये ध्यान रखना है, कपालभाति में हम श्वास को लेने की तरफ बिल्कुल भी नहीं करते। कपालभाति से तो श्वास प्रयास पूर्वक ही लेना और प्रयास पूर्वक ही छोड़ना, मगर वो भस्त्रिका है। मगर आज जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं सूक्ष्म भस्त्रिका। तो सूक्ष्म का मतलब यही है कि किसी प्रकार की आवाज नहीं आनी चाहिए। तो सामान्य जो श्वास है उसको लेना और उसको छोड़ना, अगर ये जो एक प्रकार से सूक्ष्म प्रयोग है, मगर ये ध्यान को गहरा करने के लिए बहुत उपयोगी है, मानसिक शांति के लिए बहुत उपयोगी है, विचार शून्यता के लिए बहुत अच्छा है। जब हम धीरे धीरे सांस लेंगे, पूरी तरह से सांस लेंगे और पूरी तरह से सांस को बाहर करेंगे और पूरी एकाग्रता के साथ करेंगे, तो विचार शून्य की स्थिति में हम आ जाएंगे। क्योंकि हमारा, हम जानते हैं सब कि विचारों का जो संबंध है सीधा सा हमारा जो है वो श्वास के साथ है। जैसे ही विचार हमारे अंदर आते रहते हैं, सांस हमारा बदलने लग जाता है। जिस प्रकार के विचार होते हैं, अगर क्रोध के हैं तो और तेज हो जाता है। तो जितना हम धीरे धीरे सांस लेंगे, एक प्रकार से विचार शून्यता की स्थिति बनेगी, मन हमारा शांत होगा, और शांत मन ही जो है ध्यान की गहराइयों में जा सकता है। इसलिए ध्यान के लिए बहुत उपयोगी है सूक्ष्म भस्त्रिका। कुछ नहीं करना, सिंपल रीढ़ के गर्दन को सीधा रखना, कोई भी मुद्रा जो हमारे लिए अनुकूल हो, रुचिकर हो, उपयोगी हो, उसका हम प्रयोग करते हुए, धारण करते हुए, और धीरे धीरे बिल्कुल सूक्ष्मता से, यानी सूक्ष्म का मतलब यही है कि किसी को भी आवाज ना आए, बल्कि बाद में ये भी अभ्यास है धीरे धीरे कि हमें खुद को भी उसकी आवाज ना आए। तो इस क्रम में धीरे धीरे सांस लेना, पूरी तरह से अपने फेफड़ों को प्राणवायु से भरना, फुला लेना, और उसी क्रम में धीरे 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 पूरी एकाग्रता के साथ बाहर करना। मगर ये ध्यान रखना है, जितना लिया उससे ज्यादा समय तक निकालने का प्रयास करना, पूर्ण से ज्यादा रेचन को महत्व देना। ये क्रम करते हैं, कोई भी आसन का चुनाव, रीढ़ की गर्दन सीधी, पूरी एकाग्रता के साथ धीरे धीरे सांस लेना। और वापस बाहर करना धीरे धीरे रेचन। और इसमें भी ध्यान रखना है, सूक्ष्म भस्त्रिका में सांस को रोकना है। जैसे ही लिया पूरी तरह से पूरक किया,
अब और नहीं कर पा रहे हैं, उस स्थिति में निकालना शुरू कर देना है। मगर प्रयास करना है, धीरे धीरे अभ्यास से हो भी जाता है कि छोड़ने का समय है उसको बढ़ाना है। हो सकता है पहले इस प्रकार का क्रम न बने, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो छोड़ने का क्रम जितना ज्यादा बनेगा तो हमारे जो टॉक्सिन्स है वो ज्यादा बाहर निकलेंगे, जो विकार हैं शरीर के वो ज्यादा बाहर निकल पाएंगे। और इसको हम सहज ही अनुभव कर सकते हैं कि हम कितना ये करते हुए और शांत होते हैं, विचार शून्य होते हैं, ध्यान की गहराई में जाने के लिए तैयार होते हैं। केवल 4-6 श्वास अगर हम एकाग्रता के साथ में लंबे गहरे लेते हैं, पूरी एकाग्रता के साथ लेते हैं, लेते हैं, तो ये स्थिति बनने लग जाती है। और उसके बाद में अगर हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो ध्यान हमारे एक प्रकार से घटित होने का क्रम बनता है हमारे अंदर। एक बार और इसका अभ्यास कर लेते हैं, धीरे धीरे सांस भरें, रिलैक्स। तो आज जितना ये सिलेबस मेरे हिस्से था मैंने पूरा करने का प्रयास किया है। किसी की अगर कोई जिज्ञासा हो या कोई आसन फिर से करके दिखाना हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच विमल सर। आसनों को फायदे नजदीक के साथ, आवाज कम आ रही है, थोड़ा नजदीक आ रहा है। सावधानियों के साथ आसन के क्या फायदे हैं, हमको इतने सिंपल और कुछ प्रिपरेटरी आसना के साथ बताने के लिए बहुत बहुत थैंक यू विमल जी सर। शरीर जो हमारा साधन है साधना के लिए, इसको साधना अनुकूल बनाने में मदद करते हैं आसन। जब तक स्थिर होकर बैठने का अभ्यास नहीं होगा तब तक ध्यान की गहराई में नहीं उतरा जा सकता। आसन सिद्ध करना ध्यान की गहराई में जाने के लिए अनिवार्य है। इसीलिए प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति में आसनों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और हम सबको इतनी सरलता से समझाने के लिए, सिखाने के लिए और प्रेरित करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे एक इंफॉर्मेशन देना था, जो भी लेवल 2 एग्जाम की पूरी तन्मयता से तैयारी कर रहे हैं वे अपने नाम प्लीज मुझे पर्सनल चैट में मैसेज कर दें। और सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर हम आज के सेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ ले लें या आपके पास आए हुए पहले वो ले लें? पहले आज की सेशन ले लीजिए, फिर मेरे पास एक प्रश्न है, फिर मैं उसका जवाब। ओके तो अभी हमारे योगा आसना से रिलेटेड, इस सेशन से रिलेटेड किसी को भी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या अपना हैंड रेज कर सकते हैं। सर जब तक कोई क्वेश्चन आता है, मेरा ही एक क्वेश्चन था, जब हम नाव आसन कर रहे थे, अभी आप बता रहे थे, तो जो हमारे हाथ सामने रहेंगे वो जुड़े हुए रहेंगे या अलग अलग रहेंगे जब नाव आसन हम करते हैं तब? कोई ज्यादा अंतर तो नहीं आएगा, कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि वो मेन जो है यहाँ पर अपने पेट के बल ऊपर उठना है, तो बहुत ज्यादा अंतर हाथों की स्थिति में आएगा। हाँ ये है कि एक जैसी स्थिति रहे, इसलिए जो भी तय कर सकते हैं हम, अगर जैसे मुनि श्री कृष्ण लाल जी की पुस्तक है उसमें जैसा पोस्चर है उसको एक रूपता की दृष्टि से वैसा रख सकते हैं, बाकी विशेष अंतर नहीं आएगा उसमें, क्योंकि हाथ दोनों स्थितियों में खिंचे हुए ही रहेंगे। एक तो एक रूपता की दृष्टि से उसको आधार बना लें तो ज्यादा अच्छा है। थैंक यू सर। सर अभी तक कोई हैंड रेज नहीं है, कोई क्वेश्चन पूछते जब तक आपका क्वेश्चन। अच्छा ओके, विनीता जी आप अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो, जय जिनेंद्र सर। जी हाँ,
जैसे शीतली और शीतकारी जैसे पित्त के शमन के आसन हैं, वैसे कफ के शमन के लिए कौन से आसन है? ये प्राणायाम है। कफ के लिए हम सूर्य विधि प्राणायाम कर सकते हैं, सूर्य विधि प्राणायाम। ठीक है, दाएं स्वर से लेना और छोड़ना सर। राइट से लेना, राइट से छोड़ना, दोनों दो क्रम हो सकते हैं। लेना राइट से है, छोड़ने के क्रम दोनों हो सकते हैं। राइट से भी छोड़ सकते हैं और लेफ्ट से भी छोड़ सकते हैं। ठीक, थैंक यू। लक्ष्मी लता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जय जिनेंद्र सर, मेरी कुछ जिज्ञासा थी। जैसे स्पाइन टेढ़ी हो गई है तो उसके लिए मेरुदंड की कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए? क्या हो गया है? स्पाइन टेढ़ी हो गई, मेरुदंड टेढ़ा हो गया, L4 और L5 में प्रॉब्लम। वैसे तो मतलब उसकी एक्सरे की स्थिति देखने के बाद में ज्यादा अच्छा रहेगा किसी को पूछे। वैसे हमारी जो मेरुदंड की क्रियाएं हैं, मेरुदंड की जो 8 क्रियाएं हैं उसमें ये 7 और 8 तो छोड़ दें, उसको तो न करें। रीढ़ की हड्डी में किसी को भी कोई समस्या है तो 7 और 8 क्रियाएं न करें तो अच्छा है। और बाकी क्रियाएं मेरे हिसाब से अगर आप करें और आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत कष्ट ना हो, असहजता ना हो, तो उन क्रियाओं को करें। अभी जो हमने मार्जरी आसन किया वो भी बहुत उपयोगी है। मार्जरी आसन, इससे भी रीढ़ की हड्डी के जो मणके हैं वो व्यवस्थित होते हैं। जहाँ कोई विकार आ जाता है, किसी प्रकार की अव्यवस्था हो जाती है तो वो व्यवस्थित होते हैं। बाकी ज्यादा उपयोगी रहेगा किसी इंस्ट्रक्टर की जानकारी में, वो आपका एक्सरे की किस प्रकार की पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उनकी जानकारी में करें तो ज्यादा अच्छा। अच्छा, सर्वाइकल के लिए सर क्या बताएंगे? सर्वाइकल गर्दन का रीढ़ की हड्डी के जो है ये मेरुदंड के जो 8 प्रयोग है ना, वो सब बहुत उपयोगी है उसके लिए। और यानी 7वां 8वां कई बार रीढ़ की हड्डी की जिनको प्रॉब्लम है उनको फिर उसमें असहजता होती है, इसलिए 1 से 6 जिनको रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है उनके लिए उपयोगी है। बाकी सब 8 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, ये वात पित्त कफ तीनों हो तब शीतली और शीतकारी कर सकते हैं क्या? कफ वालों को शीतकारी शीतली नहीं करना चाहिए। कफ वालों, कफ जिनको ज्यादा रहते हैं उनको शीतकारी और शीतली नहीं करना चाहिए। नहीं, पित्त और कफ दोनों हो तो ऐसी स्थिति में क्या है? वो किसका प्रभाव है वो थोड़ा सा अपने शरीर की अनुकूलताएं समझने के बाद ही मतलब करना चाहिए। थैंक यू से बता सकता हूँ। इसमें आपको जैसे आपको तीनों ही प्रॉब्लम है तो आप ज्यादा है कि बैलेंस प्रयोग वाले कर लीजिए। जैसे अनुलोम विलोम कर लीजिए, कपालभाति कर लीजिए। ये कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों को सम रखने वाले, दोनों को ठीक करने वाले। आप ना तो सूर्यवेदी करिए ना चंद्रवेदी करिए तो ज्यादा अच्छा है। सामान्यतः सभी को जैसे कपालभाति है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, उज्जाई प्राणायाम है, ये करिए। ये बैलेंस्ड प्रयोग है, दोनों साइड को संतुलित करने में। और जिसको तीनों ही बिगड़े हुए हैं उसको आहार का एक बार कल्प करना चाहिए 6 महीने का। 6 महीने का आहार कल्प से शरीर की शुद्धि करनी चाहिए, पूरी शुद्धि। तीनों एक बार बैलेंस हो जाए। कैसे होता है सर वो तो आपको किसी नेचुरोपैथी सेंटर में जाकर किसी गाइड के अंडर में करना पड़ेगा 6 महीने। वो आपके शरीर को देखेंगे, प्रकृति को देखेंगे, फिर उस प्रकृति के अनुसार वो आपको रिकमेंड करेंगे। हो सकता है 1 महीने आपको वहां रखें, वो 1 महीने के बाद फिर वो आपको 5 महीने का चार्ट देंगे। जो मान लिया किसी व्यक्ति ने 30-40 साल का असंयम किया, अब उसको सुधारने में 6 महीने लगते हैं कम से कम, एक बार पूरा ट्रैक पर गाड़ी में, है ना। तो पहले 6 महीने में संयम करें और संतुलित बीच वाले प्रयोग करें। साइटिका के लिए जो आप
साइटिका के लिए जो आपने पूछा था, उसके लिए आसन अगर देखते हैं तो अपना शलभासन बहुत उपयुक्त है, और इसके साथ में भी जो हृदय स्तंभ आसन है और ये नौकासन आज जो किए वो भी अच्छा है, मगर ये शलभासन बहुत ज्यादा उपयुक्त है। थैंक यू। विमल सर, चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, बद्ध पद्मासन की प्रैक्टिस कैसे करें? हाँ जी, चैट बॉक्स में क्वेश्चन है कि बद्ध पद्मासन की प्रैक्टिस कैसे करें? सुन नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा लाउड पूछ बद्ध पद्मासन की प्रैक्टिस कैसे करें? अच्छा, बद्ध पद्मासन की प्रैक्टिस जो है वो अपनी जो पैरों की क्रियाएं हैं जिनको हम पद्मासन से पहले करते हैं, उनका थोड़ा अभ्यास अगर अधिक करें, नियमित रूप से करें, तो हमारे पैरों के जो जोड़ हैं उनका लचीलापन बढ़ता है, और उसके बाद में धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है। ये भी हमारे मोदी सर ने एक प्रकार से टास्क दिया, उसके अंतर्गत थोड़ा सा प्रयास किया, तो मेरा भी नहीं लगता था इतना, मगर आज भी मैं देख रहा था कि 2 इंच का एक पैर की तरफ अंतर रह गया था। थोड़ा ज्यादा अभ्यास करना पड़ता है, मगर पैरों की क्रियाएं अगर नियमित रूप से करें तो ये हमारे लिए थोड़ा सा सहजता से हो पाता है। सर, और कोई हैंड रेज और क्वेश्चन नहीं है? मेरा एक प्रश्न है, सभी से है जो सुन रहे हैं। विमल जी ने प्रयोग बहुत अच्छा प्रयोग कराया, और ठीक जो हम आसन करते हैं, क्या वो निर्जरा में आता है? निर्जरा में आता है तो क्यों आता है? क्या लक्ष्य रखेंगे तो निर्जरा में आएगा? मतलब इसको थोड़ा शॉर्ट में कोई अपना हैंड रेज करे, जवाब दे, क्योंकि आज समय है। कोई जो सुन रहे हैं उसमें से कोई जवाब देना चाहते हैं इसके बारे में? श्वेता जी। सुधा जी, श्वेता जी को अनम्यूट करिए प्लीज। श्वेता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जी थैंक यू सर। सर, निर्जरा के जो 12 भेद हैं, उसके अंतर्गत एक आता है काय क्लेश। तो सर, जब हम आसन करते हैं तो उसमें हम हमारी काया को कष्ट तो नहीं देते हैं, लेकिन काया को कष्ट पहुंचता है। मतलब अगर हम कोई आसन में और फ्लेक्सिबिलिटी में हम बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो इसके कारण सर वो काय क्लेश की कैटेगरी में आते हैं आसन, और इसीलिए वो निर्जरा का एक भेद माना जाता है सर। आधा 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 आंसर आ गया आपका, और आधा कोई पूर्ति करेंगे अपने सेकंड, कोई और सेकंड? सर, आई वुड लव टू ट्राई। जैसे हाँ कहते हैं, हाँ, ट्राई करिए आप। आसन मीन्स स्थिरम सुखम आसनम। जब हम स्थिरता से बैठ जाएं तो मतलब चंचलता जब कम होगी तो शायद कर्म भी शायद कम लगेंगे, ये पॉइंट हो सकता है। सर, मे आई कंप्लीट? सर, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, और जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो सर मेरे ख्याल से निर्जरा अधिक होती है। मतलब देखिए क्या है कि एक तो हैंड रेस है, और आसन करना निर्जरा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसमें सबसे बड़ा जो मेन रीजन है, हमारा लक्ष्य क्या है, आसन करने के पीछे लक्ष्य क्या है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा हम सब जानते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये जो हमारा शरीर है, हमें भव सागर से पार उतारने वाला भी ये शरीर ही है, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही साधना करने वाले हैं। लेकिन शरीर से साधना कब कर पाएंगे? जब ये शरीर लचीला बनेगा, जब ये शरीर स्वस्थ होगा, जब हम 3 घंटे तक भी ध्यान में बैठ सकते हैं, ऐसी हमारे में अर्हता होगी। तो मतलब हमको शरीर को भी साधना पड़ेगा। तो यदि हम
साधना में आगे बढ़ने की दृष्टि से स्वस्थ रहने के लिए और काया को साधने के लिए आसन का प्रयोग करते हैं तो वो निर्जरा का प्रयोग। और एक व्यक्ति आसन का प्रयोग करता है कि मैं स्वस्थ रहूंगा, लंबा जीऊंगा, दुनिया में खूब हंसी करूंगा, मस्ती करूंगा, घूमूंगा, मौज करूंगा, तो ये निर्जरा की जगह उल्टा विपरीत कारण भी हो सकता है। तो सबसे पहला है लक्ष्य कि मैं इस शरीर से भव सागर को पार करने की साधना के लिए मेरा शरीर सक्षम बन जाए। ये लक्ष्य होने से आसन भी निर्जरा का माध्यम हो जाएगा। और आसन करने से क्या होता है? आसन करने से शरीर को कष्ट तो होता ही है। एक तो आराम से आदमी लेटा हुआ, एक तो शरीर को खींचता है, करता है। उस कष्ट मतलब एक तरीके से कष्ट मानते नहीं है, लेकिन कष्ट तो होता ही है ना। उस काय क्लेश को ये हमारी 12 निर्जराओं के एक भेद में माना गया है। इस दृष्टि से ये निर्जरा का मतलब मूल बात है, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस शरीर के माध्यम से हम शरीर को स्वस्थ रखते हुए, फ्लेक्सिबल रखते हुए, इसकी अर्हता बढ़ाते हुए कैसे ज्यादा से ज्यादा साधना में की गहराई में उतर सके। और एक प्रश्न मेरे पास आया हुआ है, कोई महाराष्ट्र से पवन जी का है कि एक कर्म को प्रतनु शब्द का उनको अर्थ नहीं आया। प्रतनु का मतलब कर्म को पतला बनाना, हल्का बनाना। तो जो उपशम की साधना करता है, जो वीतरागता की साधना करता है, राग द्वेष मुक्ति की साधना करता है, तो उससे धीरे धीरे हमारे कर्म क्या है, ढीले पड़ते हैं, हल्के पड़ते हैं, पतले पड़ते हैं। प्रतनु का वैसे अर्थ शाब्दिक अर्थ पतला भी होता है। तो पतला, हल्का, निर्जरा होना, ये सारे अर्थ किए जा सकते हैं। और कोई प्रश्न हो आज के सेशन से तो भी प्लीज पूछ सकते हैं। सर शोभा जी का हैंड रेज है। जी अनम्यूट करिए प्लीज। शोभा जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को। जय जयंत सर, इस शीतली प्राणायाम जो बताया, मेरे गले में अभी बहुत जल हो रही थी, यानी जल रहा था, तो जैसे शीतली प्राणायाम किया तो थोड़ा अच्छा लगा। तो ये कितनी बार कर सकते हैं? विमल जी। सर लग रहा है विमल जी लीव हो गए क्या? आई थिंक विमल सर लीव हो गए शायद। तो कितना, देखिए क्या है, शीतली प्राणायाम उतना ही करें जितना, फिर ये ना हो कि आपको अभी तो जलन की प्रॉब्लम है, ज्यादा शीतली कर ले तो आपको फिर ठंड का प्रॉब्लम हो जाए। एक सीमा के साथ करें कि शीतली प्राणायाम आप 5 मिनट कर ले, बस अधिकतम 5 मिनट का अभ्यास करें। वैसे तो देखिए क्या है, हमारे परीक्षा ध्यान करने वाले को सामान्यतः सब सम रहना चाहिए, लेकिन और ट्रेनर को तो विशेष रूप से रहना चाहिए। फिर भी ठीक है, ऐसा कोई समस्या हो तो इसका 5 मिनट प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू। ज्योति जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को। जय जिनेंद्र। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था कि जब गोमुख आसन करते, इससे रिलेटेड तो नहीं था, गोमुख आसन करते हैं और एक साइड से जैसे हाथ पीछे से लगता नहीं है, तो उस टाइम अगर पेन और नहीं मिले तो क्या अपने टी शर्ट को एक साइड से, दोनों साइड से वैसे खींच के वैसे ये प्रयोग किया जा सकता है? रुमाल ज्यादा बेटर है, सबसे बेस्ट रहता है, रुमाल भी ठीक रहता है। जैसे मतलब अपने ही टी शर्ट को जैसे एक साइड से उस साइड से ऐसे खींच लिया, तुरंत उस समय कुछ ना मिले तो क्या कर सकते हैं? वैसा कर सकते हैं, लेकिन रुमाल से क्या होगा, जैसे आपका एक हाथ एक तरफ से पकड़ में आ रहा है, एक तरफ से आपका स्टिफ है, कंधा स्टिफ है, तो आप नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो रुमाल से पकड़ने के बाद क्या होगा कि हम दोनों साइड से, अब मान लिया आपके रुमाल में दोनों साइड से हाथ में गैप 6 इंच का है, तो आप धीरे धीरे रुमाल को पकड़ते हुए गैप को कम कर सकते हैं।
वो टी शर्ट से संभव नहीं है। उस गैप को हमको कम करना है। अब ये तो नहीं कि हमेशा हमको टी शर्ट से ही करना है। हमारा लक्ष्य है कि वो हाथ दोनों पकड़ में आने चाहिए। तो इसके लिए बेटर है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, या तो पेन भी ठीक है लेकिन रुमाल ज्यादा अच्छा रहता है। तो रुमाल की सहायता से करें और धीरे धीरे रुमाल का गैप कम होना चाहिए। और वो कई बार क्या होता है, अब जैसे कई बार कई लोगों का तो शुरू से ही एक से होता है, एक से नहीं होता। कई बार जैसे मान लिया यदि कोई किसी कारण से आपका जैसे फ्रोजन शोल्डर पार्शियली हुआ, पूरा नहीं हुआ, पार्शियली हुआ, ऐसी कंडीशन में भी कई बार एक साइड से होता है, एक साइड से नहीं होता। लेकिन आप छोड़ना नहीं है उस समय। छोड़ते हैं तो वो समस्या फिर और बढ़ सकती है। आप रोज करते रहें और रोज करने से वो दोनों हाथ से लगने लग जाए। और मुझे सभी से खमत खामना करना है क्योंकि थोड़ा सा मेरा डिसिप्लिन भी हार्ड है। मतलब मैं सख्त हूँ डिसिप्लिन में, अंदर से हार्ड नहीं हूँ लेकिन डिसिप्लिन बहुत सख्त रखना चाहता हूँ ताकि स्टूडेंट डिसिप्लिन में रहें। और कई बार मैं कह भी देता हूँ सामने से, तो मैं हाथ जोड़कर सभी से क्षमा याचना चाहता हूँ, खमत कामना करती हूँ। सर नीलम जी मेहता का हैंड रेज है, ले लें हम? जी 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 ले लीजिए। नीलम जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर मुझे ये बोलना था कि है ना, मुझे अभी थोड़ा सर्वाइकल जैसा हो गया है लेकिन मसल्स यहाँ से स्टिफ हो गए, तो ये मसल्स को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए? मसल्स के स्ट्रॉन्ग करने का एक्सरसाइज से बढ़िया कोई उपाय नहीं। कहीं भी शरीर के बॉडी के किसी पर्टिकुलर हिस्से में आपको कुछ प्रॉब्लम है, स्टिफनेस का मतलब वहां पे कोई एनर्जी का फ्लो डिस्टर्ब हो गया आपका। अब एनर्जी का फ्लो डिस्टर्ब होने पर वो पर्टिकुलर पार्ट स्टिफ हो जाता है। उस पर्टिकुलर पार्ट के एक्सरसाइज थोड़ी सी आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। ज्यादा करते करते थोड़ा शरीर प्रेक्षा का प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे मान लिया आपके किसी शरीर के राइट हैंड में प्रॉब्लम, राइट हैंड से लेकर मान लिया कि आपके नेक से लेकर जहाँ से स्पाइन कॉर्ड की नसें निकल रही वहां से प्रॉब्लम, तो वहां से लेकर वहां तक का पर्टिकुलरली 15, 20, 25 मिनट से आधा घंटे तक का शरीर प्रेक्षा का प्रयोग। देखिए क्या है, ध्यान हमको करना है, राग द्वेष मुक्ति का अभ्यास करना है। तो वो हम शरीर प्रेक्षा के रूप में कर ले, श्वास प्रेक्षा के रूप में कर ले, किसी भी रूप में कर ले। तो कभी कभी ऐसी शारीरिक समस्या थोड़ी सी लगे जटिल हो रही है, तो ऐसे में शरीर प्रेक्षा का प्रयोग बहुत हेल्पफुल है। थोड़ा सा एक्सरसाइज का प्रयोग करें। और दूसरा आप शरीर प्रेक्षा करें, एक्सरसाइज, शरीर प्रेक्षा। तीसरा, एलोपैथिक मेडिसिन ना लेकर होम्योपैथिक यदि आपको लगे बहुत ज्यादा है तो एक बार लेने में दिक्कत नहीं। और पट्टी का भी प्रयोग होता है, जैसे गर्म ठंडी पट्टी का। जैसे शरीर का कोई पर्टिकुलर पार्ट स्टिफ है तो यदि वो पट्टी करने लायक हिस्सा है शरीर का, तो वहां पर गरम ठंडा सेक कर सकते हैं, गरम ठंडी पट्टी कर सकते हैं। ये सब भी नेचुरोपैथी वाले उपाय भी बहुत काम करते हैं। सर हैं। चैट बॉक्स, हाँ चैट बॉक्स में एक मैसेज है, शायद वो बताना चाह रहे हैं कि पूछना नहीं मालूम। वी कैन डू कुंजल एंड नेति फॉर कफ एंड पित्ता एंड नाड़ी शोधन प्राणायाम। ठीक है, कुंजल से भी कफ और पित्त में दोनों में आराम मिलता है। क्योंकि कुंजल करने से सारा भी पेट में जो भी टॉक्सिक मैटर जमा होता है वो कुंजल से निकल जाता है। तो कुंजल बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं करके महीने में एक बार कुंजल कर सकते हैं। महीने में एक बार कुंजल किया जा सकता है, थोड़ा सावधानी के साथ में, विधि के साथ में किया जा सकता है। सर 2 और हैंड रेज हैं। ठीक है, 9 बजे, अभी अपन 1-2 मिनट ऊपर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं। शोभा जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछे। सर खमत कामना सर, मेरा प्रश्न था यार, अभी कुंजल की जो बात चली
मेरे को बहुत पुराने, मतलब बहुत पुरानी ऐसे एक डकारा जैसे आवाज होती थी गले से। आवाज इतनी लंबी होती थी, मेरे को कोई तकलीफ नहीं होती थी, पर सामने सुनने वाले को तकलीफ होती। तो मैंने ऐसे, हिमराजी सर ने बताया कुंजल करो, मैंने कुंजल किया। पहले 3 दिन किया, ठीक लगा। नेक्स्ट ले लीजिए प्लीज। वनिता जी, और शोभा जी का शायद नेटवर्क इश्यू है, आवाज क्लियर नहीं आ रही शोभा जी। ये एक और विनीता जी, आप अपना क्वेश्चन पूछे प्लीज। खमत खावड़ा सर, एक क्लास से रिलेटेड जिज्ञासा नहीं थी। एक प्रश्न है कि जैसे 4 कषायों की उपशांति के लिए नमो अरंताणम का प्रयोग सुनते हैं, नाभि पर, हृदय पर और विशुद्धि केंद्र और तालु पर, तो उसमें रंग कौन सा हो? जैसे रंग कौन सा करें वहाँ करें? 5 मंत्र के 5 रंग है, वो ही करना चाहिए। नमो अरंताणं का व्हाइट कलर है, नमो सिद्धाणं का अरुण रंग है, तो वही कलर ज्यादा उपयुक्त। जैसे नमो अरंताणं अगर नाभि पर करते हैं तो सफेद रंग भी करें? नाभि पर क्यों करते हैं, उसको वहीं करिए। जैसे 4 कषाय है, कहाँ करें सर? ज्ञान केंद्र पर करिए। आपका पर्पज क्या है नमो अरंताणं को नाभि पर करने का? मेरा प्रश्न है, जैसे क्रोध की उपशांति के लिए नमो अरंताणं का जप नाभि पर बताया गया, और मान का हृदय पर, और माया का विशुद्धि केंद्र, इस तरह से, और लोभ का तालु पर। तो जैसे क्रोध की उपशांति 3 महीने के लिए अगर करे नमो अरंताणं का नाभि पर, तो रंग कौन सा चुने उसमें? आप जिसने बताया उनसे पूछिए ना रंग आपको, है ना, जिसने बताया। ये बहुत बार सुना है सर। नहीं, तो जिसने बताया उनसे रंग भी पूछिए, है ना। नेक्स्ट प्लीज। नहीं सर, राका जी, आप अपने आप को आप अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हेलो जी जी, पूछिए आप। जय जिनेन्द्र, खमत खामना। मत खामना। ये जो कुंजल और नीति का जो प्रयोग है, कुंजल अपन 8 दिन में भी एक बार कर सकते हैं सर? कर सकते हैं। हाँ, वो जो सो कफ और पित्त अगर ज्यादा है तो 8 दिन में करने में कोई ये नहीं, अगर उसके ये है। वैसे सामान्यतः ठीक है, एक महीने, यदि आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आपको जरूरत भी नहीं करने का, लेकिन आपका वो है प्रॉब्लम तो यानी कफ और पित्त दोनों बढ़ गए हैं, तो 8 दिन में भी यानी कर सकते हैं, और पित्त कफ दोनों कम हो गए तो फिर कोई उसका यही नहीं। अब आज समय पूरा हो रहा है, आज का क्रम संपन्न करते हैं। सभी के हाथ जुड़े हुए। अभी सबके हाथ जुड़े हुए गुरु चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। परीक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के प्रति, परीक्षा अनुशास्ता आचार्य महाश्रमण जी के प्रति, और इस लोक में जितने भी गुरु हैं, आचार्य हैं, उन सब के प्रति कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि सर, हम सब आपके बहुत आभारी हैं। और आपने कहा खमत खावड़ा, रफ सी मेक्स गुड सेलर। सो हम सब खमत खावड़ा करते हैं कि आप सिखा रहे हैं। अगर हम कुछ ठीक से सीख नहीं पाए और पूरे लेवल 2 परिवार से अगर कुछ कहने में, मैसेज भेजने में कुछ भी हुआ है तो सच्चे मन से खमत खावड़ा। और आज के सेशन से हमने सीखा कि जो करे नियमित योग, उससे डरे सारे रोग। तो आप सब भी अपने स्वाध्याय,
ध्यान आसन में निरंतरता और नियमितता बनाए रखें और आने वाले मंडे को हम सब फिर इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे एक ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक सतर्क रहिए, सहज रहिए अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया के प्रति। ओम अरहम।